हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 18 है। एंड इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। पहले तो हम समझेंगे इस लेक्चर में वैलिडिटी होता क्या है, फिर उसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे। कई बार आजकल रिसेंटली लास्ट 2-4 साल की शिफ्ट्स अगर मैं उठा के देख लूँ तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, राइट। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है क्या, कौन कौन से टाइप्स हैं, प्लस वैलिडिटी एज अ टर्म क्या है, रिसर्च में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम समझेंगे, राइट। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 18। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 17 लेक्चर्स को मिस किया है या बाकी किसी भी यूनिट के लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कीजिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती है, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो सब मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है ऑन वैलिडिटी। अब वैलिडिटी है क्या, राइट, पहले तो वो समझना पड़ेगा ना, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वैलिडिटी का, ये किसने फॉर्मुलेट किया था? ये फॉर्मुलेट किया था कैली ने। नाम याद रखना है आपको, किसने दिया था इस कंसेप्ट को? कैली ने दिया था। जो क्या कहते हैं वैलिडिटी क्या है? हु स्टेटेड दैट टेस्ट इज वैलिड। कोई टेस्ट अगर आप अप्लाई करते हो रिसर्च में वो वैलिड कब मानी जाती है? इफ इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। कोई भी टेस्ट, कोई भी चीज वैलिड कब मानी जाएगी? जब आप वो टेस्ट जिस रीजन की वजह से कर रहे थे, जिस चीज को मेजर करने के लिए कर रहे थे, अगर वो टेस्ट उस चीज को मेजर कर सकती है यानी वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट आपके लिए वैलिड है, राइट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिया है। अगर मुझे किसी की इंटेलिजेंस टेस्ट करनी हो, राइट, तो मुझे ऐसी टेस्ट यूज करनी पड़ेगी जो मेजर करे इंटेलिजेंस एंड बाकी कुछ भी नहीं। अगर मैं वैसी कोई टेस्ट करती हूँ जिससे आपकी इंटेलिजेंस मेजर हो सके तो यानी मैं क्या हूँ? मैं अपने टेस्ट में वैलिड हूँ। सपोज मैंने आपसे क्या कर लिया, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देके बोला सॉल्व करके बताओ, या मैंने आपके सामने कोई पेंटिंग रख दी और मैंने बोला कि बताओ ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है, राइट। तो ये पेंटिंग दिखा के पूछना क्या डिपिक्ट कर रही है या मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम दे देना, ये क्या मेजर करता है? ये टेस्ट इज मेजर करती है आपकी इंटेलिजेंस को, राइट। यानी मेरी टेस्ट क्या हुई? मेरी टेस्ट वैलिड हुई। क्यों? क्योंकि जो चीज को मैं मेजर करना चाहती थी मैंने रियल में भी उसी चीज को मेजर किया है। तो अगर मैं उस चीज को मेजर कर पाई जिस चीज को मैं मेजर करना चाहती थी, यानी मेरी टेस्ट कैसे हो गई? वैलिड हो गई। वैलिडिटी सिंपली मीन्स इफ what it claims to measure, it measures what it claims to measure। जो चीज आप मेजर करना चाहते थे अगर आपने सच में वो चीज मेजर कर ली तो यानी कि आपकी टेस्ट वैलिड है, राइट। हम आगे जाके रिसर्च में और स्टैटिस्टिक्स की यूनिट में भी बहुत सारी टेस्ट सीखेंगे, तो वो सब टेस्ट या जनरली भी, जैसे मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट का एक एग्जांपल दे दिया, हर जगह पे बात वही आती है कि अगर वो टेस्ट वो रिजल्ट दे पाई, वो चीज मेजर कर पाई जिसको आप मेजर करना चाहते थे, तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि वो टेस्ट कैसी है? वो टेस्ट वैलिड है। सपोज मुझे क्या करना है? मुझे किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल स्टडी करना है। मुझे क्या करना है? मुझे किसी का सेटिस्फेक्शन स्टडी करना है, ठीक है। मैं कोई स्टडी कर रही हूँ जिसमें मुझे क्या करना है? सेटिस्फेक्शन को स्टडी करना है। और मैं क्या करती हूँ? लिकर्ट स्केल को यूज करती हूँ। किसको यूज करती हूँ? लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्या होती है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले।
है, बहुत ही पॉपुलर स्केल है रिसर्च में। तो अगर मुझे सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है और मैं लिकर्ट स्केल को यूज करके मेजर करती हूँ तो ये वैलिड होगा क्या? ऑब्वियस है ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि लिकर्ट स्केल में ऐसे फीचर्स हैं जो क्या कर सके, सेटिस्फेक्शन को इजीली मेजर कर सके, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि validity simply means it is a measure, it measures what it claims to measure। जो चीज वैलिड कब मानी जाती है? जब जो चीज मेजर करना चाहते थे आप वही चीज आप मेजर कर पाए, वो टेस्ट क्या हो गई, वो चीज क्या हो गई, वैलिड हो गई। ठीक है, आई होप बेसिक मीनिंग की क्लैरिटी आ गई है वैलिडिटी क्या है, राइट। कमिंग टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, तो सबसे पहली टाइप की वैलिडिटी कौन सी? आपकी इंटरनल वैलिडिटी। अब नाम से क्लियर है, इंटरनल वैलिडिटी यानी जो स्टडी के अंदर ही होगी, राइट। यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी क्या है? वेदर द इफेक्ट्स observed in a study are due to the manipulation of the independent variable and not some the other factor। वही चीज तो बोली गई है, आपको याद होगा मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये सब मैंने आपको कराया था जब मैं आपको क्या करा रही थी, टाइप्स ऑफ रिसर्च करा रही थी, राइट। उसमें मैंने आपको एक टाइप कराया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि लेक्चर से सारे देखिए, है ना, लाइन से देखिए, सब कुछ देखिए, सो दैट एक लिंक मिलेगी हर लेक्चर की कहीं ना कहीं। तो मैंने एक टाइप कराया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना, या मैंने एक आपको टाइप करा था कॉजल रिसर्च, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या होते हैं, उसमें अगेन यही तो बोला गया था, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो फ्री हैं एकदम, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने तब आपको दिया था मेडिसिन और पेशेंट का एग्जांपल दिया था, है ना, मेडिसिन और पेशेंट का एग्जाम्पल दिया था। तो अब आप ही बताओ इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? बट ऑब्वियस है जो पेशेंट है वो आपका क्या है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी मेडिसिन होगी उसका वैसा इफेक्ट आपको किसके ऊपर देखने को मिलेगा, आपको पेशेंट के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस तरीके की मेडिसिन आप उस पेशेंट को दोगे उस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझाया था। अब यहाँ पे अगर मैं इंटरनल वैलिडिटी की बात करूं तो हमेशा जब भी आप कोई स्टडी करते हो तो स्टडी में बट ऑब्वियस है कुछ फैक्टर्स कौन से होते हैं, कुछ वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कुछ होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब जब आपकी स्टडी में जब भी मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन यानी थोड़ी बहुत छेड़छाड़, थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से आती है तो ठीक है, लेकिन किसी और फैक्टर के वजह से नहीं आनी चाहिए। यानी जो भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किए थे, जैसे मैंने अपने स्टडी में सपोज मेडिसिन को कंसीडर किया था, मेरे पेशेंट की हेल्थ किसके वजह से अफेक्ट होनी चाहिए, मेडिसिन की वजह से अफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मेडिसिन के अलावा सपोज से फॉर एग्जाम्पल मेरे पेशेंट की हेल्थ वेदर के वजह से अफेक्ट हो गई, किसके वजह से अफेक्ट हो गई, वेदर की वजह से अफेक्ट हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ क्या मेरी स्टडी इंटरनल वैलिड है, इंटरनली वैलिड है? नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली बोला गया है इंटरनल वैलिडिटी तभी मानी जाएगी किसी स्टडी की जब आपके स्टडी में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई और वेरिएबल, कोई और फैक्टर आपके स्टडी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल के केस में कोई और फैक्टर क्या था, कोई और फैक्टर था मेरा वेदर, है ना। वेदर ने क्या किया, मेरे पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट किया और मेरे पेशेंट की हेल्थ खराब हो गई वेदर की वजह से। तो किसी और फैक्टर के वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई भी और फैक्टर जो मेरे स्टडी को अगर अफेक्ट करेगा, यानी वो स्टडी इंटरनली वैलिड नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन मेरे स्टडी में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होने के वजह से ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होने के वजह से ही मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर इफेक्ट आता है, अगर मेडिसिन में कुछ चेंज होने के वजह से अगर मेरे पेशेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, तो ऐसी टाइप की स्टडी को मैं क्या बोलूंगी, इंटरनली वैलिड। क्यों? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसका इफेक्ट आना चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट आना चाहिए और किसी वेरिएबल का
नहीं आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसा होना चाहिए? कॉजल रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉजल यानी कॉज एंड इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कॉज, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ आपकी मेडिसिन, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? आपका पेशेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफेक्ट देखने को मिलता है और उसी की वजह से सिर्फ इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी ये स्टडी क्या हुई? ये स्टडी इंटरनली वैलिड हुई। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और वेरिएबल के वजह से अगर मेरे पेशेंट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उस केस में मैं बोलूंगी कि वो स्टडी इंटरनली वैलिड नहीं है। ठीक है, आई होप इंटरनल वैलिडिटी क्या है वो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसलिए फिर से समझाया था, या जिसको आप कॉजल रिसर्च भी बोलते हो उसको भी मैंने आपके लिए फिर से समझाया था। नहीं भी तो आप टाइप्स ऑफ रिसर्च देखिए। इसलिए मैं हमेशा हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ कि सारी लेक्चर्स, सारी सीरीज को ना लेक्चर वाइज देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्टेडनेस हर एक टॉपिक में होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी अभी नाम से क्लियर है, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी कैन बी जनरलाइज टू अदर सेटिंग्स। अगर आपकी स्टडी क्या हो सकती है? जनरलाइज हो सकती है, बाकी जगहों पे अप्लाई हो सकती है, यानी आपकी स्टडी कैसी हुई? आपकी स्टडी एक्सटर्नली वैलिड हुई। जैसे सपोज मैंने बोला कि प्रियंका लाइक मेकअप, ठीक है, रिया लाइक मेकअप, ईशा लाइक मेकअप, ठीक है। 3 लड़कियों के बारे में मैंने बोला कि तीनों लड़कियों को मेकअप पसंद है, और इससे मैंने कंक्लूजन ही निकाल दिया कि ऑल गर्ल्स लाइक मेकअप। तो ये एक्सटर्नली वैलिड हुई ना। क्यों? क्योंकि सारी लड़कियों को मेकअप पसंद है, ये बट ऑब्वियसली ये जनरलाइज की जा सकती है चीज, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? जब आपने जो अपनी रिसर्च में देखा, अपनी स्टडी में इंडिविजुअली देखा, वो आप ओवरऑल जनरलाइज कर पाते हो। अगर उस चीज को आप जनरलाइज कर पाते हो बाहर भी, अपने स्टडी के बाहर भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। और एक्सटर्नल वैलिडिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सेटिंग एक्सपेरिमेंट्स इन अ मोर natural setting and using random sampling to select the participants। अगर आपको अपनी एक्सटर्नल वैलिडिटी को बढ़ाना है, अगर आपको सच में चाहिए कि आप जो स्टडी कर रहे हो, आप जो रिसर्च कर रहे हो, वो जनरलाइज हो सके, वो बाहर भी एप्लीकेबल हो सके, तो आप क्या करो? अपना जो भी रिसर्च है, जो भी स्टडी है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो एकदम नेचुरल वे में करो, नेचुरल सेटिंग में ही करो, उसके साथ कोई मैनिपुलेशन ना करो, एंड वहां पे क्या करो? रैंडम सैम्पलिंग का ही यूज करो। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वाले लेक्चर में डिटेल में सारे रैंडम सैम्पलिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या है, वो सब मैंने डिटेल में कराया था, राइट। तो वो लेक्चर भी है रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में ही है, आप वहां से जाके देख सकते हो। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करके लेक्चर रहेगा, वहां पे मैंने इसको डिटेल में कवर किया, राइट। और जो लोग हमेशा सीरीज में लेक्चर्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा, बट ऑब्वियस है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। जब आप अपनी स्टडी को क्या कर पाते हो? आप अपनी स्टडी को जनरलाइज कर पाते हो, ओवरऑल आप उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल बना पाते हो, तो उस टाइप की स्टडीज को, उस टाइप की वैलिडिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, आई होप एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है ये क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, जो कि है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट कौन सी है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझने से पहले तो समझना पड़ेगा ना कंस्ट्रक्ट क्या है। कंस्ट्रक्ट रेफर्स टू अ कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बट कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग अदर इंडिकेटर्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट हर वो चीज है जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने की जगह पे आप बाकी सब चीजों को अगर ऑब्जर्व करोगे, मेजर करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को भी मेजर कर पाओगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूं मैं। सपोज
मैं कोई स्टडी कर रही हूँ जिसमें मुझे क्या स्टडी करना है, मुझे जिसमें स्टडी करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मुझे क्या स्टडी करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडी करना एक कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट क्यों है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर मैं स्टडी कर रही हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मैं क्या करूंगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो खुद ही कंस्ट्रक्ट है, उसको तो मैं मेजर ही नहीं कर सकती हूँ। तो इंस्टीड में कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जब मुझे स्टडी करना हो तो उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर के लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, है ना, आपकी फैसिलिटीज कैसी हैं, है ना, आपकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चीजों को अगर मैं स्टडी करूं तो ऑटोमेटिकली मैं पता कर सकती हूँ ना कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है भी कि नहीं। सपोज मेरी कंपनी है कोई चीज की, सपोज कॉस्मेटिक्स बेचती हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे पता करना हो मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है, इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसको स्टडी करने के लिए आपको बाकी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर के लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, आप उनको कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, आपके गुड्स की क्वालिटी क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप उन सब चीजों को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, मेजर करके पता कर पाते हो तो आप ऑटोमेटिकली किसको स्टडी कर पाओगे, आप ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन को स्टडी कर पाओगे। क्यों, यानी मैं एक हिसाब से बोल सकती हूँ कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, आप इनडायरेक्टली किसी चीज को स्टडी करते हो। आप कैसे स्टडी कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में स्टडी कर रहे हो ना। आप कंस्ट्रक्ट को कैसे स्टडी करते हो, इनडायरेक्ट वे में स्टडी करते हो। डायरेक्टली मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को स्टडी नहीं किया, मैंने बाकी सब चीजों को स्टडी किया जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और बाकी सब चीजें स्टडी करने की वजह से मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी, जो मैं नहीं स्टडी कर सकती थी कंस्ट्रक्ट होने की वजह से, वो भी मैं स्टडी कर पाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट इज समथिंग जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन आप दूसरी चीजों को, दूसरे इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो जो उससे एसोसिएटेड है, जो उससे रिलेटेड है, और उससे आप उस कंस्ट्रक्ट को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट तो समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सिंपली मीन्स इट इवैल्यूएट्स वेदर अ मेजरमेंट टूल रियली रिप्रेजेंट्स द थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन measuring. It's central to establishing the overall validity of a method. Simply वो वही बोल रहा है, construct validity क्या हुआ, जब आप कोई measurement tool यूज करते हो, जब आप क्या कर रहे हो, कोई measurement का tool यूज कर रहे हो अपने स्टडी में, और वो सच में वही चीज को मेजर कर रहा है जिसको आप मेजर करना चाहते थे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका construct validity. ठीक है, आई होप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है ये बहुत ही क्लियर है। और बहुत बार आपकी रिसर्च में क्या होता है, मेनी ऑफ द टाइम्स आप अपने रिसर्च में क्या करते हो, आप अपने रिसर्च में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को यूज करते हो। इसलिए तो बोला है ये सेंट्रल है। सेंट्रल क्यों है, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजों को स्टडी करते हैं जिसको हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को चेक करके देखना पड़ता है कि हम सच में वो चीज स्टडी कर भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आई होप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है ये क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी जो है कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है, इट असेसेस वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। आपने जो भी टेस्ट यूज की है वो सच में वो सारी चीजों को दिखाती है कि नहीं, है ना। जैसे सपोज मैं कोई टेस्ट यूज कर रही हूँ जिससे मुझे क्या दिखाना है, मुझे अपनी रिसर्च की स्टडी को प्रूव करना है, मुझे अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। अगर सच में मैं वो हाइपोथेसिस को प्रूव कर पा रही हूँ, उस चीज को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ सही तरीके से, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या बोलूंगी कि वो कंटेंट वैलिड है, राइट। टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स द कंटेंट of a test, survey or measurement method must cover all relevant parts of the subject it aims to measure. आप जिस चीज को मेजर करना चाहते हो, अगर आप सच में उसी चीज को मेजर कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड आपके पास सब कुछ अवेलेबल है उस चीज को मेजर करने के लिए, आपने जो टेस्ट अप्लाई किया है अपनी स्टडी के लिए, अगर वो टेस्ट सारी चीजों को आपने सपोज आपने अपने स्टडी में सपोज 5-6 वेरिएबल्स, 5-6 फैक्टर्स लिए, ठीक है, आपने अपने टेस्ट में क्या लिए, सपोज आपने अपने टेस्ट में टेस्ट करने के लिए आपने कितने फैक्टर्स
चूज की है, आप अपने स्टडी में 5 फैक्टर्स को लेके 5 वेरिएबल्स को लेके स्टडी कर रहे हो और उन पांचों ही फैक्टर्स पे, उन पांचों ही वेरिएबल्स पे आपने कोई टेस्ट अप्लाई किया। अगर वो टेस्ट, वो मेथड सही में आपके 5 के 5 जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर वो स्टडी कर पाया, तो मैं मान जाऊंगी कि ये मेरा जो वैलिडिटी है वो कैसा रहेगा, कंटेंट वैलिडिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सच में वही चीज मेजर हो रही है, सारी चीजें मेजर हो पा रही है। इस एक टेस्ट से मैं क्या कर पा रही हूँ, अपने स्टडी के सारे वेरिएबल्स को, सारे पार्ट्स को इजीली स्टडी कर पा रही हूँ। लेकिन if some of the aspects are missing from the measurement or if irrelevant aspects are included, the validity is threatened। लेकिन सपोज इन 5 चीजों में से सिर्फ मेरी टेस्ट है ना, वो 3 चीजों को ही स्टडी कर पा रही है। कितनी चीजों को स्टडी कर पा रही है? 3। 2 चीजों को स्टडी नहीं कर पा रही है। तो उस केस में क्या बोलूंगी मैं? उस केस में बोलूंगी कि मेरा टेस्ट कंटेंट के हिसाब से वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो कितनी चीजें स्टडी करनी थी, मुझे तो मेरी टेस्ट के थ्रू 5 चीजों को स्टडी करना था, लेकिन आउट ऑफ 5 ये तो 3 को ही कर पा रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि मेरा टेस्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, जो 5 फैक्टर्स हैं, 5 वेरिएबल्स है, वो उसको स्टडी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी। ये तो सबसे इजी है, जिसमें आप कंसीडर करते हो हाउ सूटेबल द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट सीम्स टू बी ऑन द सरफेस। ऊपर से देखने पे क्या आपको वो चीज सही लग भी रही है कि नहीं, फेस पे कोई चीज देखने में आपको सही लग रही है कि नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप क्लोथ्स लेने जाते हो, है ना, आप कपड़े लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो, कई बार आपको ट्रायल रूम्स नहीं मिलते हैं जहाँ पे, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे ही खुद के ऊपर से रख के देख लेते हो कि आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको फिट आएगा कि नहीं। तो वो क्या हुआ, वो एग्जाम्पल हुआ आपका फेस वैलिडिटी का। ये किसका एग्जाम्पल है? आपके फेस वैलिडिटी का ना। जनरल लाइफ में एग्जाम्पल मिल गया आपको फेस वैलिडिटी का, जहाँ पे आप ऊपर से सरफेस से देख के ही आप अंदाजा लगा रहे हो कि ठीक है, ये टेस्ट वैलिड होगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू कंटेंट वैलिडिटी, बट फेस वैलिडिटी इज अ मोर इनफॉर्मल एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये बहुत ही इनफॉर्मल है। क्यों इनफॉर्मल है? क्योंकि पक्का तो पता नहीं है ना, आप ऊपर से टेस्ट करके देख रहे हो, ऊपर से रख के देख रहे हो, जरूरी थोड़ी है वो टेस्ट राइट ही होगा, वो कपड़े आपको फिट आएंगे ही आएंगे, है ना। और ये कहीं ना कहीं क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी जो डिफर करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। हो सकता है सेम ड्रेस आप अपने ऊपर रख के देखो, आप सोचो कि नहीं मेरे को तो फिट आएगा, आपकी मम्मी बोल रहे नहीं बेटा तेरे को फिट नहीं आएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव मेजर है, इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। सबसे वीक फॉर्म ऑफ वैलिडिटी कौन सा है? वो है आपका फेस वैलिडिटी। क्यों? क्योंकि आप रियल में कोई टेस्ट कर रहे हो क्या? रियल में तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो, आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हो कि ठीक है ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आप रियल में तो कपड़े ट्राई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऊपर से रख के अंदाजा लगा रहे हो कि ठीक है मेरे को फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। तो इसलिए सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है ये। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग टू क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी सिंपली इवैल्यूएट करती है हाउ वेल अ टेस्ट कैन प्रेडिक्ट अ कॉन्क्रीट आउटकम और हाउ वेल the results of your test approximate the results of another test। आपने जो भी टेस्ट किया था, वो टेस्ट के जो भी रिजल्ट्स हैं, वो दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से अगर मैच खाते हैं, ठीक है, वो दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से अगर मैच खा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मैच खा रहे हैं, लगभग आपके दोनों टेस्ट क्या हो रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहे हैं, यानी आप बोल सकते हो कि वो कैसी टाइप की वैलिडिटी है, वो है आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहे हो। यहाँ पे है आपका एक्चुअल रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है आपका ये कौन सा वाला है, ये एक्चुअल वाला है, और ये जो है आपका, ये आपका प्रेडिक्शन है। ठीक है, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, एक तरफ आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, एक तरफ आप एक्चुअली टेस्ट अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर एक्चुअल और प्रेडिक्शन में क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी, अगर आपको मेजॉरिटीली अगर ये दोनों चीजें, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सिमिलर दिखा,
तो यानी आप बोल सकते हो कि आपका टेस्ट कैसा है, क्राइटेरिया के हिसाब से वैलिड है। और टू इवेल्युएट क्राइटेरिया वैलिडिटी यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ योर मेजरमेंट एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर क्राइटेरियन मेजरमेंट। आप कैसे चेक करोगे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं, दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं, है ना। आपको अगर चेक करना है कि ये दोनों आंसर सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों रिजल्ट सिमिलर है कि नहीं, तो वो कैसे आप स्टडी करोगे? आप जब कोरिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वेदर आपकी स्टडी क्या है, क्राइटेरिया के हिसाब से वैलिड है कि नहीं। सिंपली बोलूं तो क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या बोलती है कि जब आपके एक्चुअल रिजल्ट्स, आपके प्रेडिक्शन किए हुए रिजल्ट से अगर सिमिलर खाते हैं, मैच होते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं क्राइटेरिया वैलिडिटी। इसलिए बोला गया है कि अगर हाई कोरिलेशन है, ज्यादा मैच खाते हैं, ज्यादा सिमिलैरिटी आती है, इसका मतलब है कि आपकी टेस्ट सच में वही चीज मेजर कर रही है जिसको आप मेजर करना चाहते थे। और अगर टेस्ट आपकी सिमिलर नहीं आ रही, आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके प्रेडिक्शन से सिमिलर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? वो टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से वैलिड नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप वैलिडिटी क्या है ये क्लियर है, वैलिडिटी के अलग अलग टाइप्स क्लियर है। वैलिडिटी अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ, वैलिडिटी सिंपली मीन्स द एक्यूरेसी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी सिंपली मीन्स द एक्यूरेसी। ये एक वर्ड याद रखिएगा, आराम से पूरा वैलिडिटी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी सब टाइप्स तो मैंने आपको समझाए ही है, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।